नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान। एक महिला 6 जनवरी को बेंगलुरु से गोवा आती है अपने 4 साल के छोटे से बच्चे के साथ और एक होटल में वो चेक इन करती है और वहाँ से वो 2 दिन रहती है और 8 जनवरी को रिसेप्शन पे आती है रात को लगभग 8 से साढ़े 8 बजे के बीच में और रिसेप्शन से कहती है कि एक टैक्सी मुझे चाहिए अभी इमिजिएटली और मुझे बेंगलुरु के लिए निकलना है। तो चूंकि जो वहाँ पे रिसेप्शन पे लोग बैठे हुए होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि मैम, आपको इस समय टैक्सी लेने से बेहतर है या कैब लेने से बेहतर है कि आप फ़्लाइट बुक कर लें, चूँकि फ़्लाइट सस्ती भी पड़ेगी और 1 घंटे में लगभग आपको बेंगलुरु भी पहुँचा देगी। तो उसमें पैसा भी बचेगा और समय की भी बचत होगी। लेकिन उस महिला के द्वारा हट किया जाता है कि नहीं, मुझे टैक्सी ही चाहिए और पैसे का कोई उसमें कोताही नहीं होगा, पैसे की कोई बात नहीं है। उस टैक्सी ड्राइवर को पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे टैक्सी ही चाहिए, मुझे टैक्सी से ही जाना है। अपने होटल वाले भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पैसा चूंकि होटल वालों को देना नहीं होता है, पैसा तो वही महिला देती। तो होटल के द्वारा, रिसेप्शनिस्ट के द्वारा वहाँ पे एक कैब बुक किया जाता है और कैब ड्राइवर आता है। चूँकि रास्ता दूर होता है, गोवा से बेंगलुरु की दूरी लगभग 12 से 13 घंटे की होती है। तो वो जो ड्राइवर होता है कैब का, वो अपने साथ एक अपने साथी को भी लेके आया होता है। चूँकि इतनी लंबी यात्रा थी, जाना था और उस मैडम को छोड़ के वापस भी आना था, इस वजह से वो अपने साथ साथ में एक और ड्राइवर को ले लेता है कि चलना आसान हो जाएगा। हालांकि वो होटल से निकलते हैं और महिला के पास एक बैग होता है। ड्राइवर बैग को उठाता है, बैग थोड़ा उसको भारी भी लगता है। हालांकि अब बैग है, वो महिला से पूछ नहीं पाता, तो वो पूछना वहाँ पे उचित नहीं समझता। चूँकि बैग उठाता है, गाड़ी में डालता है और महिला भी बैठती है, ड्राइवर रहता है और उसका एक साथ में और ड्राइवर होता है। वो वहाँ से चल देते हैं। चलते चलते जब रात को लगभग 12:30 से 1 बजने वाला होता है, उस बीच में उस ड्राइवर के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में जो आदमी होता है वो गोवा पुलिस होती है। गोवा पुलिस उस ड्राइवर से कहती है कि जो तुम्हारे पीछे, तुम्हारी गाड़ी के पीछे जो महिला बैठी हैं उनसे मेरी बात कराओ। अब ड्राइवर भी नहीं समझ पाता कि क्या बात है, रात को 12:30 से 1 बजे के बीच में, और वो भी मैडम से बात करने के लिए मेरे नंबर पे फ़ोन आया है। अब चूँकि वो समझ नहीं पाता, हालांकि बात कराता है मैडम से। तो गोवा पुलिस के द्वारा ये पूछा जाता है कि जब साथ में आप आई थी होटल में तो साथ में आपके बच्चा भी था और अभी होटल वालों ने मुझे फ़ोन किया था, हमारे थाने में फ़ोन आया था और होटल वालों के द्वारा ये कहा गया है कि जब आपने चेकआउट किया है तो उस टाइम आपके पास बच्चा नहीं था। तो महिला के द्वारा कहा जाता है कि मैंने चेकआउट करने से पहले ही गोवा में एक मेरा दोस्त रहता है और वहाँ पे मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया था। मैं अपने घर जा रही हूँ बेंगलुरु, कुछ दिन में आऊँगी तो बच्चे को लेके वो घर चली जाऊँगी। हालांकि महिला के बात से पुलिस वालों को कुछ शक होता है और वो फ़ोन वहाँ पे काट देते हैं और पुलिस वालों के द्वारा, मैं यहाँ पे एक बात मिस कर रहा था। वो पुलिस वाले जो होते हैं जब महिला से बात कर रहे होते हैं तो जो महिला बताती है कि मैंने अपने बच्चे को अपने मित्र के यहाँ, अपने दोस्त के यहाँ छोड़ा हुआ है, तो वो वहाँ का पता लेते हैं और घर का पता लेते हैं कि आपने बच्चे को किस पते पर छोड़ा हुआ है, ज़रा बता दीजिए। तो वो एक पता देती हैं। हालांकि पुलिस वाले क्रॉस करते हैं, उस पते को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पता नहीं मिलता। अब गाड़ी, ये कैब ड्राइवर ऐसे ही चलाया जा रहा है। चूँकि कैब ड्राइवर के भी दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था कि आखिर क्या बात है, रात को 1 बजे फ़ोन आ रहा है। फिर से पुनः तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद कैब ड्राइवर के पास फिर पुलिस वालों का फ़ोन आता है और पुलिस वालों के द्वारा ये कहा जाता है कि शांति से मेरी बात सुनो और मैं जो बात कर रहा हूँ उस बात की भनक या उस बात के बारे में ज़रा भी जो पीछे तुम लोगों की गाड़ी में महिला बैठी हुई है उसको ना समझ में आए कि ये फ़ोन जो है वो पुलिस वालों ने किया है। चूँकि इसी आधार पे पुलिस जो है उस ड्राइवर को बताती है कि ऐसा है कि जो तुम्हारे पीछे एक महिला बैठी हुई है
वो चेकआउट जब होटल में आई थी, जब चेक इन की थी, तो होटल में उस टाइम उसका 4 साल का एक छोटा सा बच्चा भी था, जो चेकआउट करने के बाद जिस जब वो होटल में आई थी, चेक इन की थी, तो उसके साथ 4 साल का एक छोटा सा बच्चा था। जैसा कि पुलिस वाले उस ड्राइवर को बताते हैं कि सुनो, जो मैं तुमको आज पुलिस वाले ड्राइवर को बताते हैं कि सुनो, जो मैं तुमसे बात करने जा रहा हूँ उसकी ज़रा भी भनक पीछे तुम्हारी जो गाड़ी में महिला बैठी है उसको ना होने पाए। और उसको ये बताते हैं कि तुम चलते ही जाओ और जहाँ भी तुमको इस तरह का कोई भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन दिखाई दे या समझ में आए, तो वहाँ पे तुम सीधे के सीधे जो है अपनी टैक्सी को उस पुलिस थाने के अंदर घुसा देना और वहाँ पे जो भी इंचार्ज होगा वो तुरंत मुझसे बात कराना। और पुलिस वाले ये भी बताते हैं कि वो जो तुम्हारे पीछे महिला बैठी है, जब वो 6 तारीख को चेक इन की थी होटल में, तो उसके साथ 4 साल का एक छोटा सा बच्चा था, जैसा कि होटल वालों ने बताया है। और होटल वालों ने ये भी बताया है कि मैडम के चेकआउट करने के बाद जब वहाँ का स्टाफ उनके कमरे को साफ कर रहा था, तो उनके कमरे में ब्लड की कुछ बूंदें गिरी हुई थी, जिसको साफ करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो बूंदें अच्छी तरह से साफ नहीं हुई थी। उसके अलावा कुछ चादरों में भी, कुछ तौलियों में भी ब्लड लगा था, जिसके कारण होटल वालों ने मुझे, मतलब पुलिस वालों को फ़ोन किया है और ये बताया कि मैडम ने जब चेक इन किया था तो उस टाइम उनका एक छोटा सा बालक जो 4 साल का लगभग था, लेकिन जब उन्होंने चेकआउट किया है तो चेकआउट के दौरान वो छोटा सा बच्चा उनके साथ में नहीं था। इस वजह से कुछ शक है, तो तुम एक काम करना कि आगे जो भी थाना आएगा, वो जिस भी ज़िले में पड़े, जो भी थाना आएगा, वहाँ पे थाने के अंदर तुम गाड़ी लेके चले जाना और वहाँ पे जो भी बड़ा ऑफिसर होगा उससे बात कराना। इतना सुनने के बाद ड्राइवर, चूँकि गाड़ी चला भी रहा था, लेकिन अब वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब आप ज़रा कल्पना करिए एक इंसान होने के तौर पे कि जब इस तरह की परिस्थितियाँ सामने आएँ कि आपके पीछे कोई महिला बैठी हो और समझ में ये भी आ जाए कि उसके साथ में जो बैग है उसमें एक बच्चे की लाश है। सोचिए क्या हालत होगी उस टाइम। और ये महिला कौन थी, इस महिला ने क्या कुछ ऐसा कुछ किया था, अभी इसका पूरी तरह से पर्दाफाश नहीं हुआ था। हालांकि कैब ड्राइवर अपनी कैब को चलाया जा रहा था और रास्ते पर इधर उधर टकटकी लगा के देख भी रहा था कि कहाँ कोई थाना आए तो मैं थाने में गाड़ी लेके जाऊं। हालांकि अब वो पहुंच चुका था कर्नाटक, और कर्नाटक की जो भाषा है, वो जो लैंग्वेज है, उसको नहीं आती थी। और वहाँ पे जो भी नेम प्लेट या जो भी बोर्ड वगैरह लगे होते थे वो कर्नाटक की वो स्थानीय भाषा में लगे होते थे। इस वजह से वो समझ भी नहीं पा रहा था कि नियरेस्ट पुलिस स्टेशन उसके आसपास कहाँ है। तो ऐसे ऐसे करते करते जो सुबह का तकरीबन 8 बज जाता है और वो पहुंच जाता है कर्नाटक। कर्नाटक का चित्रदुर्ग एक स्थान पड़ता है। तो चित्रदुर्ग में वो किसी बहाने से वो टैक्सी से अपने उतरता है और एक बिल्डिंग के पास में जाता है। उस बिल्डिंग के पास में एक गार्ड होता है, तो गार्ड से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई आसपास में थाना है। तो गार्ड बताता है कि हाँ, यहाँ से आगे एक चित्रदुर्ग का एक थाना पड़ेगा, वहाँ पे एक थाना है, लगभग यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है, लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पे। तो पूछता है कि थाना क्या छोटा है या बड़ा है। तो वो गार्ड बताता है कि नहीं, थाना बड़ा है। तो वहाँ से फिर वो गाड़ी को अपने चलाना शुरू करता है और गाड़ी को सीधे वो ले जाके थाने के अंदर घुसा देता है। थाने के अंदर घुसाने के बाद वो वहाँ पे जाता है, पुलिस वालों से मिलता है और पुलिस वालों से मिलता है और उसके बाद गोवा पुलिस वो फ़ोन कराता है, बात भी कराता है। तो ये सब वहाँ चित्रदुर्ग की जब ये पुलिस सुनती है, ये सब बातों को गोवा पुलिस के मुंह से सुनती है, तो वहाँ की पुलिस भी घबरा जाती है कि क्या बात है आखिर। कर्नाटक पुलिस भी दौड़ के टैक्सी के पास आती है और टैक्सी में से उस महिला को निकालती है और महिला से पूछती है कि आपके पास क्या क्या सामान है। तो महिला बताती है कि हाँ, मेरे पास ये सामान है। तो चित्रदुर्ग की पुलिस उसी महिला से उस बैग को खुलवाती है और बैग में कुछ कपड़े भरे होते हैं, तो पहले कपड़ों को निकालती है। कपड़ा निकालने के बाद
वहाँ पे जितने लोग थे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उसमें एक छोटा सा बच्चा वो भी मृत अवस्था में पाया जाता है। अब कल्पना करिए कि एक महिला अपने साथ बैग में लेकर एक छोटे से 4 साल के बच्चे की लाश को तकरीबन 12 से 13 घंटे की ट्रैवल करके वो गोवा से कर्नाटक आई और शाम को लगभग 11 बजे, रात को 11 बजे से निकले सुबह का तकरीबन 8 से 9 बज चुका था। तकरीबन 9 से 10 घंटे की यात्रा वो उस बच्चे की लाश के साथ जो अपने बैग में भर के लाई थी उसके साथ करके आई थी। जैसा कि वो ड्राइवर बता रहा था, इतना होने के बावजूद भी उस महिला के चेहरे पे जरा भी सिकन नहीं थी कि आखिर क्या हुआ है, क्या हो रहा है और ये कितनी बड़ी घटना है जो घट चुकी है। बहरहाल उसको पुलिस वहां से उतारते है, अपने कस्टडी में लेती है और उसके बाद उसको लेके गोवा जाया जाता है। गोवा पुलिस उस महिला को लेके उसी होटल में लेके जाती है जिस होटल में वो अपने बच्चे के साथ रुकी होती है, क्योंकि उस होटल में होटल के स्टाफ का भी कहना था कि उस कमरे में कुछ खून गिरा हुआ था जिसको पोंछने का प्रयास किया गया था। महिला से पूछा भी जाता है कि ये खून किसका है, तो वो बताती है कि ये मेरा खून है, चूँकि मुझे पीरियड्स आ रहे थे, ये उसी का खून है। और हालांकि बच्चे के शरीर पे कुछ भी कटे का निशान या मारपीट का निशान नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चा मृत था और उस महिला के बैग में था, तो कोई ये छोटी मोटी बात तो थी नहीं, क्योंकि एक बच्चे का कत्ल हो चुका था और वो भी उसकी माँ उसको अपने बैग में साथ में लेके उसको 12 घंटे की लगभग 12 घंटे की यात्रा कर चुकी थी। हालांकि उसके साथ जब सख्ती से पूछा जाता है तो वो बताती है कि नहीं, मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा है, जब मैं सो के उठी तो मेरा बच्चा मृत पड़ा था। बहरहाल वो अपने इस तरह से बयानों से बचती फिर रही थी, कभी कुछ बयान दे रही थी तो कभी कुछ बयान दे रही थी। जब गोवा पुलिस जब एकदम टाइट होती है तब वो पूरी बात बताती है और बात जब निकल के सामने आती है तो एक इंसान होने के तौर पे आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस धरती पे ऐसे भी इंसान हैं। वो महिला सन 2000 की बात है, एक बेंगलुरु के एक कंपनी में काम कर रही थी और उसी कंपनी में एक और लड़का काम कर रहा था, उसी का कलीग वेंकट रमन जिसका नाम होता है। दोनों का प्रेम हो जाता है और वर्ष 2010 में दोनों की शादी होती है। दोनों के परिवार वाले खुशी खुशी मान जाते हैं, चूँकि एक जो लड़की होती है वो बेंगलोर की होती है और लड़का जो होता है वो केरल का होता है। चूँकि दोनों हाई क्वालिफाइड होते हैं, हाई फाई पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे परिवार के होते हैं, तो दोनों के परिवार मान जाते हैं और हंसी खुशी जो है उन दोनों की शादी हो जाती है। और 2019 में उन दोनों को एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है चिन्मय। यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद 2020 में कोरोना का टाइम आता है। कोरोना के टाइम में पति पत्नी के बीच में विवाद होने लगता है। विवाद होने के बीच में ही इतना ज़्यादा विवाद हो जाता है दोनों के बीच में कि डाइवोर्स की भी नौबत आ जाती है। जब डाइवोर्स की नौबत आ जाती है तो पति अपने दूसरे जगह पर रहने लगता है, पत्नी से अलग होकर रहने लगता है, पत्नी अलग होकर रहने लगती है। चूँकि पत्नी अपने बच्चे को ले कर रहती है और उधर पति भी अपने बच्चे को इतना प्यार करता है कि उसको भी बच्चे की कस्टडी चाहिए। तो ये इन दोनों का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा था और 6 जनवरी से पहले कोर्ट का एक आदेश आया था और कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि बच्चे को उसके पिता से मिलने दिया जाए। चूँकि जो सूचना सेठ होती हैं, जो माँ होती है, वो बच्चे से पिता को मिलने नहीं देती है कभी, जब से पिता घर छोड़ के गया होता है। और इन दोनों का डाइवोर्स का फाइल जो है वो केस न्यायालय में लंबित रहता है। तब से जो है सूचना सेठ अपने बच्चे से अपने उसके पिता को मिलने नहीं देती थी। जब ये कोर्ट आदेश कर देता है कि नहीं, बच्चे को उसके पिता से मिलने दिया जाए और सप्ताह में हर सप्ताह संडे को उसके बच्चे से उसके पिता को मिलने दिया जाए। अब चूंकि सूचना सेठ को अपने पति से इतनी ज़्यादा नफरत थी, इतनी घनघोर नफरत थी कि वो ये नहीं चाहती थी कि मेरा पति अपने बच्चे से मिलके खुश हो। चूंकि उसका पति जब अपने बच्चे से मिलता था तो वो खुश होता था। जाहिर सी बात है, कोई भी पिता हो या माँ हो अपने बच्चे से मिलने के बाद वो खुश होते ही हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो वो भी अपने बच्चे से मिलके खुश होता था, लेकिन उस औरत को ये भी नागवार गुजरता था और इतनी लेवल पे, इतनी हाई लेवल पे वो जाके उससे नफरत करती थी कि वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका पति खुश रहे। शायद इसी के चलते उसने ऐसा कदम उठाया हो
जैसा कि अभी जो वर्तमान में जो समाचार मिल रहे हैं, वो चाहे सोशल मीडिया से मिल रहे हों, चाहे प्रिंट मीडिया से मिल रहे हों, चाहे डिजिटल मीडिया के माध्यम से मिल रहे हों, वो यही मिल रहा है कि सूचना सेठ जो है वो अपने पति से इतनी ज़्यादा नफरत करती थी कि उसकी एक पल की भी खुशी उसको नागवार गुजरती थी, और उसकी खुशी को, अपनी पति की खुशी को तबाह करने के लिए उसने अपने ही बच्चे को मार डाला। यहाँ पे प्यार पे नफरत भारी पड़ गई, प्यार पे, ममता पे नफरत भारी पड़ गई, और वो भी नफरत किससे? अपने पति से। और ममता का गला घोंट डाला सूचना सेठ ने, वो भी ममता का गला अपने 4 साल के बच्चे को मार डाल के। और जैसा कि प्रथम रिपोर्ट जो उसकी पोस्टमार्टम की आई है, डॉक्टर का पैनल जो होता है उसने उसमें ये बताया है कि मुंह दबा के या किसी तरह से सांस की जो प्रक्रिया होती है उसको बंद करके, संभवतः तकिए का यूज किया गया होगा बच्चे का गला दबाने के लिए, चूंकि हाथ का यूज उसमें नहीं किया गया है। और एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब पुलिस उस होटल में सूचना सेठ को लेके जाती है तो वहाँ पे सिरप की जो कफ सिरप होती है, जिसमें नशे का कुछ डोज होता है, बच्चों की कफ सिरप में नशे का कुछ डोज होता है, कफ सिरप का दो वहाँ पे बॉटल पाई जाती है, और वो जो खाली होती है। और जहाँ तक पुलिस का ये मानना है कि इस 2 बॉटल को उसने अपने बच्चे को पिलाया था, और जब बच्चा नशे में हो गया था तब सूचना ने अपने बच्चे का तकिए से मुंह दबा के या नाक दबा के उसकी हत्या कर दी। इंसानियत का ये चेहरा पूरे पृथ्वी पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन भारत में तो जरूर कहूँगा कि इंसानियत का इस तरह का चेहरा देखने को शायद ही कभी कभार मिलता हो। खास तौर से इतना एजुकेटेड होने के बाद, इतना शिक्षित होने के बावजूद भी ये रूप एक महिला का, एक औरत का, और उससे भी बड़ी बात है एक माँ का देखने को मिला। अब इंसान विश्वास करेगा भी तो किसके ऊपर करेगा, क्योंकि बच्चा जो होता है वो माँ का भी दुलारा होता है, और बच्चा जो होता है वो पिता का भी दुलारा होता है। अगर पिता नहीं होता तो अपनी पत्नी के ऊपर, मतलब बच्चे के माँ के ऊपर का पूरा जिम्मेदारी छोड़ के, और वो चला जाता है कि चलो कोई बात नहीं, उसकी माँ है देख लेगी। माँ नहीं होती है तो ये सोचती है चलो अच्छा उसका पिता है देख लेगा। इतना विश्वास होता है बच्चे के लिए, किसी और के लिए हो चाहे ना हो, लेकिन बच्चे के लिए इतना जरूर विश्वास होता है कि घर में कोई भले ना हो, उसकी माँ है सब संभाल लेगी। लेकिन इस माँ ने उस ममता का भी गला घोंट डाला। इतना पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब है, जब जानवरों जैसा ही बर्ताव करना है, जब राक्षसों वाली प्रवृत्ति ही इंसानों के अंदर आनी है और उसी के ऊपर काम करना है। सूचना सेठ माइंडफुल AI लैब की CEO है, और सबसे बड़ी बात है कि 2021 की एम्पावरफुल वुमेन्स में ये 100 की लिस्ट में है, और इनका नाम 100 लिस्ट पावरफुल महिलाओं में से एक नाम है इनका, सूचना सेठ का नाम। और सूचना सेठ माइंडफुल AI लैब की CEO हैं और को-फाउंडर हैं। इतना होने के बावजूद, जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, शोहरत की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद इंसान के ऊपर, एक माँ के ऊपर नफरत इतनी भारी पड़ गई, जो ममता का ही जिसने गला घोंट डाला। बहरहाल ये थी कहानी अभी सूचना सेठ की, जो अभी 8 जनवरी 2024 को घटी हुई है, जिसने अपने ही 4 साल के बच्चे को मार डाला है। बहरहाल हम ऐसी कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे, जिससे समाज का चेहरा, लोगों का चेहरा आपके सामने आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।